पीएससी और गवर्नमेंट कंपनीज, इन्हें डिफाइन किया गया है। ये वे कंपनियां होंगी जिनमें 51% या उससे ज्यादा की कैपिटल सरकार की होगी। वर्तमान में ऐसी करीब करीब 348 सेंट्रल पीएससी या इसे पीएसयू कह सकते हैं भारत में है। यहाँ पर टोटल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करीब करीब 16.4 लाख करोड़ रुपए का बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ने इस बेसिक इंफॉर्मेशन से इसकी शुरुआत करते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पर किया क्या जा रहा है। इसमें से 249 ऑपरेशनल हैं, जबकि 86 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और 13 ऐसी कंपनियां हैं जो बंद होने के निकट हैं या क्लोजर के निकट हैं। नेटवर्थ जो पीएससी का है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए का बन रहा है। तो यहां पर याद रखिएगा इतना पैसा लगा हुआ है हमारी सरकारी उद्योगों में। गवर्नमेंट अब इन्हें धीरे धीरे डिसइन्वेस्ट करके इन्हें प्राइवेट सेक्टर की ओर डालना चाह रही है। कारण सीधा सा है कि गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने पर फोकस करना चाहती है, ना कि कंपनी चलाने के ऊपर। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, हालांकि इतना आसान नहीं होने वाला है कि तुरंत अभी कोई एक सरकार आके कर ले, क्योंकि अगर 5% भी किसी कंपनी का शेयर बेचा जाएगा तो 10 साल लगेंगे यह सारा का सारा शेयर बेचने में, 50% होने में। तब तक हो सकता है दूसरी सरकार आ जाए और उसकी क्या पॉलिसी होगी यह डिपेंड करेगा आने वाले समय के ऊपर। Other PSC in these sector will be privatized, merged or brought under holding company। यहाँ पर लास्ट क्लास में आप लोग को होल्डिंग कंपनी के बारे में मैं बतला रहा था कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होगी, या कह सकते हैं इसे ये मदर कंपनी है। होल्डिंग कंपनी हमारी मदर कंपनी होती है। ये जो मदर कंपनी होती है इसके अंतर्गत अगर मान लीजिए 200 कंपनियां हैं, जैसे टाटा सन्स है आपका, तो टाटा सन्स में अगर बात करेंगे तो टाटा सन्स के अंतर्गत 200 उनकी सब्सिडियरी कंपनियां हैं, और इन 200 कंपनियों में चाहे वो उसका नाम ए बी सी कुछ भी रख लीजिए, इन सब में टाटा सन्स के शेयर होते हैं। तो कंपनी ए मान लीजिए ये टीसीएस है, तो टीसीएस में भी टाटा सन्स के शेयर होंगे। बी यहां पर अगर मान लेते हैं ये टिस्को है, तो टिस्को में भी टाटा सन्स के शेयर होंगे। वहीं पर अगर टाटा टी है तो इसमें भी टाटा सन्स के शेयर होंगे। तो टाटा सन्स एक आपका होल्डिंग कंपनी है जो इन सारे कंपनियों में अपने शेयर्स रखती है, और ये पेरेंटल कंपनी होगी। तो इसी को कहते हैं हम लोग होल्डिंग कंपनी। अब यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन बन जाया करता है आपका 2015-16 से 20-21 तक। डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट, पीएससी डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट एंड अचीवमेंट्स को यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर 2015-16 में टारगेट रखा गया था 41,000 करोड़ रुपए का। इसके अगेंस्ट में 23,000 करीब करीब, यानी कि कह सकते हैं 24,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। लेकिन 16-17 में यह 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट रखा गया लक्ष्य, जिसमें से 46,000 करोड़ रुपए आए। लेकिन 17-18 में इसमें एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली, जब 1 लाख करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया, और यहीं पर आपका 1,56,000 करोड़ रुपए आ गए। तो यहां पर टारगेट पूरा होता हुआ दिखा। वहीं पर 18-19 में वापस इसे घटाकर 80,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को किया गया, और अब यह 84,000 या कह सकते हैं 85,000 के डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करता है, यानी कि लक्ष्य से कहीं ज्यादा। वहीं पर बात करेंगे 2019-20 में, तो 1,05,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया था, लेकिन महज 34,000 या टोटल राउंड फिगर में कह लेंगे तो 35,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया है। 2020-21 में करीब करीब यहाँ पर 2,10,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट रखा गया है। कितना किया जाएगा यह देखने वाली बात होती है, क्योंकि टारगेट रखा जाता है ऊंचा, लेकिन ये अचीव हो जाए ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर 2,10,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है 2020-21 के लिए। अभी जो रिसेंट एग्जाम होंगे उसके लिए ये एकदम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप लोग रख लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा ये है। अब यहां पर देखो, ये 2019-20 वाला भी डाटा इंपॉर्टेंट है और 2020-21 वाला, तो ये दोनों के दोनों डाटा इंपॉर्टेंट होंगे।
यहाँ पर बात करते हैं, इन 2019 अप्रूवल फॉर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट वाज गिवन फॉर पीएसई इंक्लूडिंग एयर इंडिया। अब यहाँ पर याद रखिएगा, एयर इंडिया जैसे उपक्रमों को डिसइन्वेस्ट करने के बारे में बहुत चर्चा चल रही है और इन्हें डिसइन्वेस्ट करने की सरकार भरसक कोशिश कर रही है, लेकिन इसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कहानी यह है कि एयर इंडिया के ऊपर आपका अगर देखेंगे तो करीब करीब 50,000 करोड़ का कर्जा है। जो लोन है वो कितने का है? 50,000 करोड़ का लोन है। और इस कंपनी में जो प्लेन्स की कीमत है वो करीब करीब 25,000 करोड़ की है। तो 25,000 करोड़ का यह लोन आखिर अगर बात करते हैं तो यह लोन कौन पेमेंट करेगा? तो सवाल यहाँ पर है, सरकार इस 50,000 करोड़ के लोन को पेमेंट नहीं करना चाहती है, वह इसे डिसइन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन जो नया मालिक आएगा वह क्या वह 50,000 करोड़ रुपए के लोन का पेमेंट करेगा? यह पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। कोई भी निजी क्षेत्र इसमें से नहीं आएगा। कुछ कंपनियां ऐसी भी होती हैं जिसके डिसइन्वेस्टमेंट की बात फैलाई जाती है, होता कभी नहीं है। तो यहां पर याद रखिएगा, यह आपका उनमें से एक कंपनी है। अब एयर इंडिया की कहानी समझ लीजिए। होता इसमें क्या है, हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद यह करीब करीब आपका लॉस में चली जाती है। अब ये लॉस में चली जाती है 2 साल 3 साल के बाद। नतीजा क्या होता है यहाँ पर हमारा, इसको हम लोगों को 200 करोड़ रुपए से लेके 500 करोड़ रुपए तक देने पड़ते हैं बजट में। क्योंकि एयर इंडिया ये मामला हो जाता है कि जितने भी आपके गवर्नमेंट की उड़ानें हैं उन सब के लिए, अब सरकार में अगर प्रधानमंत्री जा रहा है तो वो भी एयर इंडिया का पार्ट होता है, और डिफरेंट अलग अलग जितने भी मिनिस्टर्स ट्रैवल करते हैं वो सारे के सारे एयर इंडिया के पार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पर नुकसान उस तरह से नहीं है जिस प्रकार से हम समझ रहे हैं। नुकसान यहाँ पर दूसरे वजहों से है। नुकसान यहाँ पर है ऑपरेशनल वजहों से। ऑपरेशनल वजहों में क्या है आपका, यह सबसे सस्ती वायु सेवा है। याद रखिएगा, यह सबसे सस्ती वायु सेवा है आपका। अगर नॉर्थ ईस्ट आपको ट्रेवल करना है तो नॉर्थ ईस्ट में आपको 1,400 रुपए में टिकट मिल जाएंगे, बशर्ते आप 4 महीने पहले बुकिंग करा लें। 3 से 4 महीने पहले बुकिंग करा ले, आपको 1,400 रुपए में नॉर्थ ईस्ट जाने आने की टिकट मिल जाएंगी। 1,400 रुपये जाने का, 1,400 रुपये आने का, जो कि और कोई भी आपका एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं कर पाता है, इतनी सस्ती टिकट है। तो यहाँ पर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यहाँ पर चलाई जाती है। दूसरा, इंडिया एयर इंडिया काफी ज्यादा खर्चीला भी है, तो इसके खर्च का भी लिमिट काफी ज्यादा, चूंकि सरकारी है तो ये खर्च भी काफी ज्यादा करता है अपने स्टाफ के ऊपर। रिजल्ट यहाँ पर यह है कि एयर इंडिया लगातार पिछले 25-30 सालों से नुकसान में जा रहा है। 30 साल से समझ लीजिए एयर इंडिया में जितने भी लोग आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं पिछले 30 साल में, अगर उन लोगों ने चाहा होता कि एयर इंडिया बेहतर कंडीशन में आ जाए तो आ गया होता। लेकिन यहाँ पर अब समझ लीजिए, टोटल एविएशन सेक्टर का टोटल अगर हम लोग बात करते हैं, एविएशन सेक्टर का, ये महज 16% काम करता है, जबकि 84% प्राइवेट सेक्टर में है। 84% आज हमारा एविएशन सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में है, जबकि केवल एयर इंडिया का हिस्सा 16% है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 84% है वो कहीं भी लॉस में नहीं है, वो प्रॉफिट मेकिंग है। ये 16% है और ये लॉस का सौदा होता है। तो यहाँ पर ये कभी भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये लॉस इनको हो कैसे रहा है, कहाँ से इनको लॉस होता है, क्योंकि इनके खर्चे अपने ज्यादा है, नतीजा इस प्रकार की स्थिति है। अब यहाँ पर देखो, ये जो पूरा का पूरा हम लोगों ने देखा एयर इंडिया टाइप का, तो ये निश्चित तौर पर आपका बिकने वाला पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है। लेकिन बिकेगा यहाँ पर से कौन, यहाँ पर बिकेगा यूनिट ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, जो कि फायदेमंद है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सारे के सारे जो हमारे जहाजरानी से और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई कंपनियां हैं, इनको अब जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया जाए, क्योंकि यह एक प्रकार से पूरा का पूरा सरकार के ऊपर बोझ की तरह तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये उतना मुनाफा नहीं कमा रही हैं जितना एक्चुअली इनको कमाना चाहिए। इन 2020 अगर बात करते हैं, 2020 में, as per worry, the cabinet has given in principle approval for disinvestment 25 central PSC, including Project and Development India Limited, Hindustan Prefab Limited, Engineering Project Limited,
ये सारे के सारे 25 कंपनीज को डिसइन्वेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके ये नाम है, आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं कि कौन कौन से कंपनीज को डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है सरकार। अब यहां पर देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट इन सेंट्रल पीएससी हमारा 19-20 में जो किया गया है, तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से यहाँ पर 4,000 करोड़ की वसूली हुई। यहाँ पर टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया से 7,500 करोड़ की वसूली हुई, जबकि कामजारा पोर्ट लिमिटेड से करीब करीब 2,383 करोड़ रुपए की यहाँ पर से वसूली हुई है। तो यहाँ डिफरेंट अलग अलग कंपनीज है जिनके डिसइन्वेस्टमेंट का चार्ट दिया गया है कि इतना इतना यहाँ से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। अब यहाँ पर परचेज डेब्ट्स, एक इंपॉर्टेंट आत्मनिर्भर भारत में एक और इंपॉर्टेंट काम किया जा रहा है, परचेज डेब्ट। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसमें, आप लोगों को आकाश मैंने गोल्डन शेयर्स के बारे में बताया हुआ था ना हाल के दिनों में, आकाश? यस सर, बताया था सर। बताया था ना, ठीक। अब यहाँ पर परचेज डेब्ट के बारे में बात करते हैं। द गवर्नमेंट विल अलाउ परचेज एंड सेल शॉर्ट टर्म डेब्ट ऑफ द एनबीएफसी, एचसीएफ एंड एमएफआईज which have been rated as investment grade, rated BBB and above till September 30, 2020। अब यहाँ पर याद रखिएगा, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, परचेज करना चाह रही है डेब्ट को। द गवर्नमेंट विल अलाउ परचेज एंड सेल, परचेज और सेल दोनों को परमिशन दे रही है शॉर्ट टर्म डेब्ट। शॉर्ट टर्म डेब्ट जो कम समय के लिए कर्ज लिए गए थे, कहां से? एनबीएफसी से, एचसीएफ से, एमएफआई से, इन सारे सेक्टर्स से। तो गवर्नमेंट अब इसको परचेज और सेल करना चाहती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब गवर्नमेंट परचेज करेगी इस प्रकार से, तो निश्चित तौर पर वह डेब्ट को चुका रही है, और जब यहाँ पर बात करेंगे वो इस डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को सेल करेगी, मतलब कर्ज ले रही है। हाल के वर्षों में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों ने लगातार देखा है सरकार ने ट्रेजरी बिल के जरिए बड़ी अमाउंट में पैसे कलेक्ट किए हैं, जबकि विदेशी कर्ज को लगभग कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन विदेशी कर्ज के जगह पर डोमेस्टिक कर्ज को बढ़ाया गया है। आरबीआई डिफाइंस एनबीएफसी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एनबीएफसी का डिफिनेशन को हम लोग हल्का सा एक लाइन में देख लेते हैं, ये है क्या। यहाँ पर आरबीआई डिफाइंस एनबीएफसीज एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज engaged in the business of the loan, acquisition of share, stock or bond or leasing, insurance, hire purchase, etc। तो एनबीएफसी क्या होगा, क्या क्या काम होंगे? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इसके क्या काम होंगे हमारे? तो यहाँ पर सीधा सा यह बिजनेस ऑफ लोन, कर्ज देने का काम करेगी, एक्विजिशन ऑफ शेयर, शेयर को एक्वायर करेगी, स्टॉक और बॉन्ड में बिजनेस करेगी, लीज करेगी यानी कि किसी को किराए पर कोई चीज प्रोवाइड करेगी, इंश्योरेंस तथा हायर एंड परचेज का काम करेगी। तो यहां पर ये सारे के सारे काम करते हैं। HFC आर इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग। यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है। HFC का क्या मतलब है? हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंगेज इन प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर हाउसिंग सेक्टर एंड आर द मेन प्रोवाइडर ऑफ द होम लोन्स इन इंडिया। और ये मुख्यतः भारत में होम लोन देने का काम करता है। अब यहां पर देखिए, द परचेज ऑफ डेब्ट विल फैसिलिटेट बाय द स्पेशल पर्पस व्हीकल। तो यहां पर परचेज ऑफ डेब्ट क्या होता है, किसके द्वारा किया जाता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी के द्वारा। इसको शॉर्ट फॉर्म को याद कर लेंगे, ये पूछता है इसका फुल फॉर्म बताइए। अब ये एसपीवी है क्या? ए बिजनेस एसोसिएशन फॉर्म प्राइमरली टू रेज फंड। एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड को एकत्रित करने के लिए बनाया जाता है। मैनेजिंग ए स्ट्रेस्ड एसेट फंड, यहां पर ये मैनेज करता है कि स्ट्रेस्ड एसेट फंड को, ए फंड ऑफ पूल्ड मनी यूज टू परचेज लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। ये एक ऐसा पैसा है जिसके जरिए लोन को परचेज कर लिया जाता है बैंकों से। होता क्या है कि बैंकों ने किसी को लोन दिया, मान लीजिए किसी ने लोन दिया बैंकों को, किसी एक पर्सन को, तो इस लोन को परचेज कर लेता है दूसरा बंदा उस बैंक को पैसा देकर। बैंक को यह जो एसपीवी के जरिए पैसा दे दिया जाता है और उस लोन को परचेज कर लिया जाता है ताकि वह जो रिटर्न करता रहे उस रिटर्न से ज्यादा फायदा मिल सके।
तो यहाँ पर इस प्रकार, और बैंक को भी तुरंत कैश पेमेंट हो जाता है, तो इसकी वजह से बैंक भी चाहती है कि कर्ज से पीछा छूट जाए हमारा। द एसपीवी विल इशू सिक्योरिटीज। एसपीवी क्या करता है, हमारा सिक्योरिटीज को इशू करता है। अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे सच एज बॉन्ड एंड स्टॉक। ये जो सिक्योरिटीज होते हैं, प्रतिभूतियां होती हैं, ये बॉन्ड और स्टॉक की तरह ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, विच कैन बी परचेस्ड बाय आरबीआई, जो आरबीआई से खरीदे जा सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गारंटी दीज सिक्योरिटीज अप टू टोटल 30,000 करोड़ रुपीज। अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें से 30,000 करोड़ रुपए तक का गारंटी देता है। ये सिक्योरिटीज समझिए, जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनके यह शेयर्स होते हैं, तो यह कुछ समय के लिए आपका खरीद लिए जाते हैं विभिन्न कंपनियों के द्वारा। तो यहाँ इस तरीके से एसपीपी के तरीके से इस फंड को इकट्ठा किया जाता है। मान लीजिए सरकार को आज जरूरत है 1 लाख करोड़ रुपए की, तो 1 लाख करोड़ का वो क्या करेगा, सिक्योरिटीज सेल कर देगा। सिक्योरिटीज सेल करेगा। अब उस सिक्योरिटीज को सीधे तौर पर क्या होता है, उस सिक्योरिटीज को जो परचेस करेंगे वो गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वह सिक्योरिटीज गवर्नमेंट का पैसा कलेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। वहीं पर बात करेंगे द प्रोसीड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन्स विल बी यूज्ड टू एक्वायर शॉर्ट टर्म डेब्ट ऑफ एनबीएफसी, एचसीएफ एंड एमएफआईज। तो यहाँ पर इसमें हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म डेब्ट जो एनबीएफसी का होता है, एचसीएफ का होता है या एमएफआईज का होता है, उसे परचेज कर लिया जाता है। अब यहाँ पर देखो, द एसपीवी सेटअप बाय गवर्नमेंट। अब एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल कौन सेटअप करता है, सेटअप बाय द गवर्नमेंट, विल बी ऑपरेटेड बाय द सब्सिडियरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडियरी के द्वारा ऑपरेट होता है। टू क्वालिफाई फॉर्म्स मस्ट बी रजिस्टर्ड, जो इसमें भाग लेगी इस परचेजिंग सेलिंग में, उनको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आरबीआई के साथ, रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और उनको देखना पड़ेगा उनका इन्वेस्टमेंट का ग्रेड कितना है, एंड हैव नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेस देन 6%, और उनका एनपीए 6% से कम होना चाहिए। अलॉन्ग साइड क्वालिफाइंग द अदर कंडीशन, अन्य भी कई यहाँ पर कंडीशन होते हैं, उन सबको पूरा करते हुए। तो यहाँ पर एसपीवी के लिए ये सारी जरूरतें हैं। तो एसपीवी को बेसिकली कौन सेल और परचेज करने के लिए जाता है, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडियरी कंपनी यहाँ पर जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 5 प्रपोजल ऑफ द एनबीएफसी एंड एचसीएफ वर्थ रुपीज 3090 करोड़ हैव बीन सैंक्शनड बाय द एसपीवी। अब एसपीवी के द्वारा एनबीएफसी और एचसीएफ के 3090 करोड़ के प्रपोजल्स को सैंक्शन किया गया है जुलाई 2020 में। फर्दर 35 एप्लीकेशन फॉर द फाइनेंसिंग अप टू 13,706 करोड़ रुपीज आर बीइंग प्रोसेस्ड, ये भी प्रोसेस में है। द गवर्नमेंट एस्टिमेट दैट द इट्स direct contribution to the scheme will be its stake of rupees 5 crore in SPV। तो यहाँ पर इस प्रकार से होता है हमारा, गवर्नमेंट इस प्रकार से एसपीवी को इशू करती है और उनके जरिए एनबीएफसी का, एचसीएफ के इनके लोन को परचेज कर लेती है, ताकि इनको कैश पैसा मिल जाए और सरकार को एक अच्छी आमदनी हो सके। अब यहाँ पर आते हैं क्रेडिट गारंटी के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रेडिट गारंटी। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैड लॉन्च ए पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। यहाँ पर याद रखिएगा पीसीजीएस है ये, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम से दिसंबर 2019 में लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला तो यही आपको देखना है कि ये पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम है हमारा पीसी जीएस, और ये दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ। तो करेगा ये क्या, किस प्रकार से काम करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे लॉन्च किया है। इट प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी है, क्रेडिट का गारंटी प्रोवाइड करता है ऑन ए पोर्शन 10% ऑफ द फर्स्ट लॉस ऑफ द परचेज ऑफ बॉन्ड एंड और डेब्ट इशूड बाय एनबीएफसी। अब यहाँ पर एनबीएफसी या एचसीएफ जो बॉन्ड इशू करेंगे, क्या करेंगे, जो बॉन्ड इशू करेंगे उसमें अगर कोई लॉस होता है तो उसका 10% तक यह वहन करता है या उसकी गारंटी लेता है कि ऐसा नहीं होगा। आपको, आपने 100 रुपया लगाया है और उसमें आपका 10%, तो यहाँ पर आपका 10 रुपया सिक्योर्ड होता है। तो इस प्रकार से यह होता है हमारा, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम हम लोग इसे कहेंगे। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्रेडिट गारंटी, पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम दिसंबर 2019।
The credit guarantee is borne by the public sector banks. ये credit guarantee किसके द्वारा दी जाती है? Public sector bank के द्वारा दी जाती है. The scheme was valid till June 2020. यह valid कब तक है? June 2020 तक. In May 2020, the government extended the scheme will March 21 due to the financial stress induced by the COVID-19 pandemic. तो यहाँ पर याद रखिएगा, यह जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है इसको आपका इन मई 2020 में एक्सटेंड कर दिया गया था मार्च 21 तक के लिए. तो आपसे पूछेगा कि यह कब तक के लिए है, तो यह मार्च 21 तक के लिए है क्रेडिट गारंटी स्कीम. तो सरकार अभी क्रेडिट गारंटी स्कीम दे रही है मार्च 21 तक के लिए. समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. Further, the guarantee was increased from the 10% to 20% of the total loss in May 2020. अब यहाँ पर बाद में मई 2020 में लॉस की जो गारंटी पहले 10% थी अब 20% कर दी गई है. As August 17, 2020, bonds worth of 21,262 crore from 90 NBFCs have been purchased. अब यहाँ पर 21,000 करोड़ रुपए के कर्ज को खरीदा जा चुका है 90 NBFC से. कब तक? हमारा अगस्त 2020 तक. तो ये एक बहुत बड़ा परचेजिंग है और इस प्रकार से सरकार अपनी इनकम को बढ़ाने का प्रयास कर रही है और एक प्रकार से जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसको भी हेल्प कर रही है हमारा. अब यहाँ पर बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपका आने वाला है, वो है आपका चेंज इन क्वालिफाइंग लिमिट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएसएमई. एमएसएमई के इन्वेस्टमेंट लिमिट में चेंज होना ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. कई बार जब जब चेंज होता है तब तब ये क्वेश्चन का हिस्सा बनता है. द गवर्नमेंट रिवाइज अपर लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एमएसएमई एंड एस्टैब्लिश ए न्यू citation based on the firm annual turnover इन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. तो यहाँ पर याद रखिएगा एमएसएमई का फुल फॉर्म आप देख रहे हो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. अब यह आपका डेवलपमेंट एक्ट 2006 में बना है. तो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट बना है 2006 में. अब यहाँ पर बहुत सारे सुधार किए गए हैं या कह सकते हैं इसके लिमिट को यहाँ पर बदला गया है. बेसिक चीज वही है लेकिन लिमिट को चेंज किया गया है. द न्यू डिफिनीशन यहां पर बात करते हैं. द न्यू डिफिनीशन ऑल्सो स्टेट दैट एमएसएमई फ्रॉम सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल हैव द सेम इन्वेस्टमेंट लिमिट. अब यहाँ पर सर्विस तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उनमें क्या होगा? हमारा सेम लेवल पर ही रहेगा. तो एमएसएमई में अब सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों में क्राइटेरिया अलग अलग होता था. किसको हम माइक्रो कहेंगे, किसको स्मॉल कहेंगे, किसको मीडियम कहेंगे, इस सब का अलग अलग डेफिनेशन होता था. लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? हैव द सेम इन्वेस्टमेंट लिमिट. सबका इन्वेस्टमेंट लिमिट को सेम कर दिया गया है. इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द सेपरेट कैटेगरीज फॉर द टू सेक्टर्स एज पर 2006 एक्ट. क्योंकि 2006 एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान किया गया था तो उसी को यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया कि अब कोई सर्विस सेक्टर के लिए अलग से नहीं होगा और हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से नहीं होगा. अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं. अब यहाँ पर माइक्रो इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो यहाँ पर एक्ट कहता था हमारा 2006 का यह 5 करोड़ के तक होना चाहिए. 5 करोड़ तक है तब यह माइक्रो कहलाता था. ठीक है. अब यहाँ पर जबकि इसमें प्रीवियस लिमिट से ये था हमारा सर्विस सेक्टर में 10 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको दोनों जगह स्पेसिफाई कर दिया गया था 25 लाख तक. अब यहाँ पर रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या कर दिया गया? 1 करोड़ कर दिया गया. 1 करोड़ तक के हम लोग अब बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा माइक्रो एंटरप्राइजेस हो जाएगा. जबकि स्मॉल एंटरप्राइजेस में बात करेंगे तो 10 से 75 करोड़ रुपए हुआ करते थे पहले के. 10 से 75 करोड़ के बीच का जो इन्वेस्टमेंट होता था उसे कहते थे स्मॉल. अब यहाँ पर याद रखिएगा इसे रिवाइज करके 5.75 कर दिया गया है. अब इस चीज को देख लीजिएगा कि सर्विस सेक्टर में 10 लाख से 2 करोड़ और 25 लाख से 5 करोड़ तक का, और रिवाइज्ड इन्वेस्टमेंट में अगर बात करेंगे तो 1 से 10 करोड़ तक का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है स्मॉल आपका सेक्टर में. तो स्मॉल सेक्टर में 1 से 10 करोड़ तक का बीच में होना चाहिए. माइक्रो था 10 करोड़ से नीचे, 1 करोड़ से नीचे था.
स्मॉल है 1 से 10 करोड़ है, और मीडियम अगर बात करेंगे तो 10 से 50 करोड़ के बीच के एंटरप्राइजेस को मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं। ये वाला डाटा एकदम से आप लोग याद रखेंगे, बहुत काम का है। सर डेटा से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है या फिर हम लोग लिखेंगे आंसर? नहीं, डाटा से Data- रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। डाटा से रिलेटेड ये पूछ देता है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस का लिमिट क्या है, रिवाइज लिमिट क्या है अभी, तो यहाँ पर देना पड़ेगा 1 करोड़ रुपया। ठीक है, कई बार बदमाशी करता है, वो 2006 एक्ट के अनुसार कितना था और कितना चेंज हो गया, तो ये भी कर देगा 5 करोड़ से 1 करोड़ रुपया कर दिया गया, तो ये भी क्वेश्चन में डाल सकता है आपका। ठीक है, और यहाँ पर हमारा स्मॉल के 1 से 10 है, और हम लोग बात करेंगे मीडियम का 10 से 50 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिमिट रखा गया है। फंड ऑफ फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंड्स एंड फंड, लेकिन 2-3 सेकंड में मैं तुरंत आ रहा हूँ। फंड्स ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा। फंड्स ऑफ फंड की जब भी हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एकदम से आते हैं। A fund with a corpus of rupees 10,000 crore will be set up to provide equity funding for MSME। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक फंड क्रिएट किया गया है, कितने का? 10,000 करोड़ का। विल बी सेटअप टू प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग। इक्विटी फंडिंग होगी एमएसएमई में विथ ग्रोथ पोटेंशियल एंड वाइबिलिटी। अब यहाँ पर देखा जाएगा कि कौन सा एमएसएमई हमारा जिसकी वाइबिलिटी अच्छी है, ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, तो उसके आधार पर 10,000 करोड़ रुपए का इक्विटी फंडिंग वहां पर किया जाएगा। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड दैट रुपीज 50,000 करोड़ विल बी लेवरेज्ड थ्रू इट। गवर्नमेंट चाहती है कि 50,000 करोड़ रुपए इसके थ्रू डाले जाए एमएसएमई सेक्टर में। द फंड वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट इन जून 20। तो यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए डालने की सरकार की इच्छा है एमएसएमई के मार्केट में, लेकिन वर्तमान में यह करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए का बनाया गया, तो इसी को फंड ऑफ फंड का नाम दिया गया है, जो कि एमएसएमई के लिए है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये शुरुआती दौर में कॉर्पस फंड जो इसको कहते हैं हमारा, ये 10,000 करोड़ का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमएसएमई के लिए एक प्रोविजन दिया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन कम है, इसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं ले पाते हैं उद्यमी, प्रॉब्लम यही होती है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म याद रखिएगा सबसे पहले ECLGS, इसका फुल फॉर्म सबसे पहले आ सकता है आपका, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो यहाँ पर ए फंड प्रोवाइडेड फॉर ECGLS was proposed and approved by the cabinet in May 2020. Under this, MSME can borrow rupees 20% of their entire outstanding credit from banks and NBFC through loans guaranteed by the government. अब यहाँ पर एमएसएमई को कहा जा रहा है कि आप क्या कर सकते हो, उनका जो पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग क्रेडिट है बैंक से या एनबीएफसी से, उसका 20% आप कर्ज ले सकते हो, और कर्ज ले सकते हो किससे? इस आपका इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम से। तो ECLGS कभी भी इमरजेंसी कोई हालात आ जाए एमएसएमई के लिए, तो एमएसएमई इस फंड की सहायता से लोन ले सकता है। और वह कितना लोन होगा? उनको जितना बैंक लोन मिला हुआ है उसका 20% वो ले सकता है। तो इस प्रकार से एमएसएमई को, चूंकि एमएसएमई में कैपिटल की बहुत कमी होती है, इसके इनके पास कैपिटल ज्यादा नहीं होता है, जबकि बड़े उद्योगों में ज्यादा कैपिटल होता है, नतीजा वो बेहतर तरीके से रन कर पाती है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम में, तो हमारा सबसे पहला चीज हमको देखने को मिल रहा है कि यह जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ये हमारे लिए बहुत मददगार होगी एमएसएमई के लिए। बस ये है कि कैसे इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई को मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर याद रखिएगा कैबिनेट तो बैठेगी नहीं लोन बांटने के लिए, लोन बांटने का काम तो यहाँ पर बैंक्स को ही करना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा उन संस्थाओं को, बैंक को, एनबीएफसी को, ये सारे के सारे लोन कैसे बेहतर ढंग से प्रोवाइड हो जाए, यह प्रयास करने हैं। अब यहाँ पर बोरोवर्स विथ
Borrowers with up to 25 crore outstanding and turnover up to 100 crore are eligible can avail the scheme till October 31st 2020। अब यहाँ पर जो borrowers 25 करोड़ रुपए का कर्ज लिए हुए हैं और उनका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ के आसपास का है, वो क्या कर सकते हैं, वह इस सिस्टम से अक्टूबर 31st तक लोन ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑन लोन विल बी capped at 9.25% for banks and financial institution at 14% for NBFC। इनको जो लोन दिया जाएगा वो कितने रेट पर दिया जाएगा, बैंक देगी तो 9.25% देगी, वही NBFC देगी तो 14% के रेट पर दिया जाएगा। तो ये कैप लगा दिया गया, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है अभी आने वाले रिसेंट एग्जाम के लिए। इंक्रीज लिक्विडिटी अवेलेबल इन द बैंक्स। अब बैंकों में लिक्विडिटी को भी बढ़ाने पर पूरा जोर दे रही है सरकार की बैंकों में लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं जिसके जरिए बैंक क्या करना चाह रही है, बैंकों में क्या सरकार चाहती है, लिक्विडिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। इसका जो पहला कदम है वह पहला कदम क्या है हमारा, रेपो रेट के ऊपर। इन मई 2020 द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC decrease the repo rate from 4.4% to 4%। यहां पर याद रखिएगा, the repo rate is the rate of short term lending by the RBI to the banks। यहां पर इस प्रकार की चीजें निकल कर आती हैं। तो रेपो रेट क्या होता है हमारा, रेपो रेट इज द रेट ऑफ शॉर्ट टर्म लेंडिंग बाय द RBI टू कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक से यह कर्ज लेने का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यहां पर कर्ज कौन ले रहा है रेपो रेट में, रेपो रेट में अनीसा कर्ज कौन ले रहा है शुरुआती दौर में, आकाश कर्ज यहां पर कौन ले रहा है शुरुआती दौर में। रेपो रेट में हम लोगों ने बात किया, तो रेपो रेट की जब भी हम बात कर रहे हैं तो रेपो रेट में कह रहा है कि कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन कर्ज ले कौन रहा है, सवाल ये है। यहाँ पर याद रखिएगा ये कर्ज ले रही है हमारी सरकार, कर्ज लेने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब ये कर्ज लेने का काम हमारी सरकार करती है, लेकिन किससे करती है, यह करती है हमारे बैंकों से, हमारे NBFC से, उनसे। तो रेपो रेट क्या है हमारा, रेपो रेट इज द रेट ऑफ शॉर्ट टर्म लेंडिंग बाय RBI टू द बैंक्स। अब यहाँ पर RBI क्या करेगी लोन लेके, RBI गवर्नमेंट के ब्याप में लोन ले रही है, तो गवर्नमेंट के ब्याप में RBI यहाँ पर लोन ले रही है और यह जा रहा है किसको, बैंकों को जा रहा है। क्लियर है, समझ में आया। और इसका दूसरा फेज मैंने आपको रिवर्स रेपो रेट बताया है। तो रिवर्स रेपो रेट में होता है कि हमारा कमर्शियल बैंक शॉर्ट टाइम के लिए कर्ज लेता है RBI से। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट। रेपो रेट वर्तमान में होता है कितने दिनों के लिए, ये कोई आप लोग बता पाएंगे, रेपो रेट कितने दिनों के लिए होता है। 6 डेज से लेकर 28 डेज तक के लिए ये होता है। 6 से 28 दिनों का यह रेपो रेट हुआ करता है हमारे मुख्यतः बाजारों में वर्तमान समय में। भी 7 और 14 दिन वाला कोई रेपो रेट आपका काम नहीं करेगा क्योंकि वो अभी है नहीं। रिवर्स रेपो रेट, अब यहाँ पर जिसकी चर्चा कर रहे थे रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, द MPC ऑल्सो डिक्रीज द रिवर्स रेपो रेट फ्रॉम 7.25 टू 3.35%। द रिवर्स रेपो रेट इज अ रेट एट विच RBI बोरो मनी, यहाँ पर याद रखिएगा RBI बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, ये गलत है, इसके ऊपर नहीं हम लोग फोकस करेंगे, ये लिखने में इनकी गलती है। RBI यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हमारा कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम RBI होगा। A decreased in it can prompt because banks to lend more instead of keeping their funds with the banks। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में आ रहे हैं तो उनको छोड़कर बाकी सारे बैंकों को इस प्रकार का लोन लेने का सुविधा दिया हुआ है।
समझ में आ रहा है? आकाश, रेपो रेट्स और रिवर्स रेपो रेट क्लियर हो गया ना? अब हम लोग बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की, सीआरआर का। सीआरआर वाज द डिक्रीज फ्रॉम 4% टू 3% इन मार्च 2020 फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के लिए हम लोगों ने सीआरआर को 4% से गिराकर 3% कर दिया है। अब इसका रिजल्ट में होगा कि एक बड़ी अमाउंट में लिक्विडिटी बाजार की ओर मूव करेगी। तो बैंकों के पास लिक्विडिटी अभी सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है, तो यह एक अच्छा टाइम है किसी भी लोन को लेने का। दिस इज द एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लिक्विडिटी सपोर्ट ऑफ रुपीज 1.3 लाख रुपीज का। तो यहाँ पर इनका एक्सपेक्टेशन इस प्रकार से था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैश रिजर्व रेशियो को कम कर दिया, 4 से 3% कर दिया मार्च 2020 में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अभी आने वाले डिफरेंट एग्जाम के लिए। यहीं पर बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट चेंज है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में। एमएसएफ लिमिट वाज इंक्रीज 2 to 3%। एमएसएफ लिमिट जो था वो आपका एनडीटीएल का आपका पहले 2% था, अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 3%। तो यहाँ पर याद रखिएगा, एंड जो हमारा बैंक्स है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के जरिए अब आपका 3% तक कर्ज ले सकेगा। द MSF इज द विंडो इन विच बैंक कैन बोरो एडिशनल मनी। यहाँ पर MSF क्या है हमारा? MSF इज द विंडो इन विच बैंक्स कैन बोरो एडिशनल मनी। जो अतिरिक्त मनी है उसे वो किसी न किसी को उधार देती है, तो यहाँ पर यह वही काम हो रहा है। Raising the limit increased the total amount of fund that a bank कैन बोरो। यहाँ पर याद रखिएगा, अगर इस फंड को रेज करना